तो राजनीति में कहावत है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होता हुआ जाता है। इसीलिए साल 2022 विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव में तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी हुई है। उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। 9 जिलों की 59 सीटों पर आज वोट डाले जाने वाले हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और मेरे साथ मेरी सहयोगी जीनत है। इस वक्त की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। 9 जिलों की 59 सीटों पर अब से थोड़ी ही देर के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी और बिल्कुल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 624 प्रत्याशियों की किस्मत जो है मैदान में वो उतरे हुए हैं और किस्मत ईवीएम में कैद हो जानी है। अपील हम लगातार कर ही रहे हैं और ये 9 जिले जिन 59 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं और फिर ये बहुत ही चुनौती लिए हुए इस वक्त जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी कुछ बेहतर करेगी या फिर बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस अपने अलायंस के साथ इन 59 सीटों में से वो 52 सीटों पर आई थी तो क्या उसे बरकरार रखेगी, ये सवाल है। और ये अवध का क्षेत्र, अवध की लड़ाई है जिस पे माना जाता है कि बीजेपी अच्छा होल्ड है, उसका अच्छी पकड़ है। लेकिन खैर अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 16 सेकंड जो है वो बाकी है, हम आपको दिखा रहे हैं मतदान शुरू होने में। और जैसे ही पहली तस्वीर आएगी किसी क्षेत्र से, हमारी टीम लगातार मौजूद है, वो हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। पहला वोटर, उसका अनुभव, क्या तैयारियां हैं, सब कुछ न्यूज़ 18 आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अपने सहयोगियों के जरिए दिखाएगा। और ये बिगुल बज चुका है कंचन, मतदान शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, महासंग्राम चौथे चरण का जो है वो शुरू हो चुका है, बिगुल बज चुका है। और देखिए ठीक 7 बज चुके हैं, मतदान आज का शुरू हो चुका है और हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जैसे ही पहला जो मतदान करने के लिए शख्स पहुंचता है पोलिंग बूथ पर, वो तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने होगी। बहरहाल हम बता रहे हैं कि जिन 9 जिलों में आज वोट पड़ने हैं, देखिए यहाँ पर सिर्फ 624 जो उम्मीदवार आज मैदान में हैं, उन्हीं की अग्नि परीक्षा नहीं है, बल्कि मोदी सरकार के 4 मंत्री भी आपको बताएं, उनकी भी अग्नि परीक्षा मानी जाएगी। क्योंकि आज जिन 9 जिलों में वोट पड़ रहे हैं उनमें से 4 जिलों से मोदी सरकार के मंत्री भी आते हैं। जीना बिल्कुल, और उनकी भी अग्नि परीक्षा है। हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कई मंत्री, और ना सिर्फ प्रदेश सरकार बल्कि केंद्र सरकार के। राजनाथ सिंह देखिए लखनऊ की जिम्मेदारी संभालते हैं, बहुत बड़ा कद है उनका। लखनऊ में क्या होगा बहुत महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है। प्रियंका गांधी रोड शो करती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव रोड शो करते हैं। तस्वीरें भी हम आपको सामने दिखा रहे हैं। उसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था प्रचार प्रसार का। यूं तो वो अमेठी से सांसद है लेकिन उन्होंने काफी मेहनत रायबरेली में भी की और रायबरेली में आज चुनाव है तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता हम देखते हैं मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर और लखीमपुर से सांसद आप जानते हैं अजय मिश्रा टेनी। बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी है, पिछले दिनों सबसे ज्यादा उनका नाम चर्चा में रहा। तो ये 4 वो बड़े केंद्र के नेता हम आपको बता रहे हैं विशेष तौर पर जो मैदान में है। और फिर प्रदेश के नेता भी, ब्रजेश पाठक सबसे बड़ा नाम है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। और तस्वीरें भी जो सामने आ रही हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तमाम जो प्रत्याशी मैदान में हैं वो ईश्वर को जरूर जो है याद करते हुए। राजेश्वर सिंह को आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिली है। इन्होंने ईडी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए थे लेकिन इस वक्त मैदान में है। और राजेश्वर सिंह जो है सरोजनी नगर से, आप जानते हैं कि बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया और स्वाति सिंह का टिकट कटा जो प्रदेश सरकार में मंत्री रही। काफी जो है माहौल रहा भी, फिर उनके पति जो हैं उन्हें बलिया की एक सीट से टिकट मिलता है। लेकिन अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और लाइव तस्वीरें अमूमन कंचन जी तो ज्यादा याद हमें तब आते हैं जब एग्जाम्स होते हैं, नॉर्मल डेज में भी। तो यही आज परीक्षा की घड़ी है। Exactly. और देखिए ये परीक्षा की घड़ी में सबसे पहले यहाँ मत्था टेकने आए हैं माता के दरबार में राजेश्वर सिंह, जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट से, लखनऊ की हाई प्रोफाइल सीट सरोजनी नगर सीट से इस बार चुनावी मैदान में है और स्वाति सिंह का टिकट काटा गया है। मौजूदा विधायक स्वाति सिंह जो हैं वो हटा के ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे राजेश्वर सिंह इस बार बीजेपी ने मैदान में उतारे हैं। देखना होगा, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला रहने वाला है, किसको यहां पर जीत मिलती है। 10 मार्च को ये तस्वीर साफ होगी, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर हमारे दर्शकों के सामने है ये राजेश्वर सिंह की है। माता के दरबार में आए हैं अपनी जीत की गुहार लगाने के लिए। देखना होगा जीनत के 10 तारीख को विजयी घोषित होते हैं या फिर क्या नतीजा सबके सामने बिल्कुल आता और हाई प्रोफाइल सीट है। राजेश्वर सिंह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के नौकरशाहों के एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि 1996 बैच के पीपीएस अधिकारी भी हैं। लखनऊ में डिप्टी एसपी के रूप में तैनाती के दौरान उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता था। स्टेट पुलिस विभाग से अपनी नौकरी शुरू करने वाले राजेश्वर सिंह अपने काम के दम पर बेहद तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते आए हैं। बड़ा नाम है, लेकिन अब सियासत में वो कितनी सीढ़ियां चढ़ पाते हैं, क्योंकि शुरुआत
उन्होंने कर दी है, ये बड़ा देखना दिलचस्प लेकिन होगा। जीनत, अगर क्लीन स्वीप की राजनीति पे एक बार हम अपने दर्शकों को बताएं, जो कि पिछली बार बीजेपी ने जो इस चौथे चरण में मतदान हो रहा है उसमें 4 जिलों में क्लीन स्वीप किया था, तो आज पूरा दिन हमारे दर्शकों के साथ हम इसी तरह की जो कवरेज दिखा रहे हैं चौथे चरण के मतदान की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बताते हैं कि हमारे साथ हमारे कुछ संवाददाता और मेहमान भी जुड़ चुके हैं आज के इस चौथे चरण के मतदान पर चर्चा करने के लिए। मोहम्मद शबाब हमारे साथ लखनऊ से होंगे, ऋषभ मणि हमारे साथ लखनऊ से होंगे, अनामिका सिंह हमारे साथ लखनऊ से होंगी, पवन गौड़ हरदोई से होंगे। देखिए लखनऊ जो है 4 यहाँ ये जिला जो है यहाँ से जो सीटें आती हैं इस पर क्लीन स्वीप था पिछली बार बीजेपी का, तो यहां पर ये देखना जरूरी होगा कि इस बार क्या नतीजे निकल कर आते हैं 10 मार्च। बिल्कुल, हम बात भी करेंगे। और आप क्योंकि क्लीन स्वीप वाले जिलों का जिक्र कर रही हैं, तो पीलीभीत, बांदा, लखीमपुर खीरी और फतेहपुर, ये वो 4 जिले रहे। यहाँ के 20 विधानसभा सीटें आती हैं जिस पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। लेकिन क्या दोहरा पाएंगे, क्योंकि पीलीभीत में वरुण गांधी की तलखी हम देखते हैं और लखीमपुर खीरी इन दिनों चर्चा में। हमारे सहयोगियों का रुख करेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि लखनऊ की बात हो रही है। लखनऊ में सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने रोड शो किया। शबाब से हम शुरुआत करते हैं। शबाब, लखनऊ का मिजाज तो हम देखते हैं, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, तहजीब, नफासत, नजाकत सब कुछ देखते हैं, लेकिन सियासत भी जरा समझा दीजिए। आप प्रॉपर किस सीट पर हैं और वहां का क्या गणित है और क्या तैयारियां हुई हैं, जरा वो भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जीनत, इस समय मैं लखनऊ के पब्लिक पैलेस नर्सरी स्कूल में खड़ा हूं। यहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती अपना वोट कास्ट करेंगी। अब से थोड़ी देर के बाद हमारे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएंगी कि उनके मूवमेंट को लेकर के अलर्ट जो है वो हो चुका है। जो तमाम सिक्योरिटी के उनके आला अधिकारी हैं वो इस समय पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। हालांकि एक ये छोटा सा ड्रॉबैक है कि सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ है, लेकिन जो उत्साह लखनऊ वासियों में देखना चाहिए था पोलिंग बूथों पर, वो अभी इतनी सुबह नहीं दिख रहा है। इक्का दुक्का मतदाता ही पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि ये पोलिंग बूथ जो है वो लखनऊ मध्य में आता है, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती अब से थोड़ी देर के बाद वोट कास्ट करेंगी। 7 बजे का उनको शेड्यूल था, मूवमेंट उनके सिक्योरिटी का हो चुका है, लिहाजा अब से थोड़ी देर के बाद वो यहां पर पहुंचेंगी। ठीक है, अब बात आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। और भी कई संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक करके जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। देखिए सुबह का समय है और बहुत देखना दिलचस्प होगा कि आज जो बुधवार का दिन है, यहाँ पर जीनत तेजी से लोग वोट डालने के लिए अपने आप को घर से बाहर निकालते हैं या फिर आज थोड़ा सुस्ती देखी जाएगी। लखनऊ से हमारे साथ अनामिका भी हैं और लखनऊ से हमारे साथ ऋषभ मणि भी हैं, लेकिन ऋषभ मणि के पास चलते हैं। मोहम्मद शबाब से हमने अपडेट ले लिया। ऋषभ मणि, आप जल्दी से तस्वीरें दिखाइए और बताइए आप पोलिंग बूथ पर कहां खड़े हैं और क्या तस्वीरें समय निकल कर आ रही हैं। देखिए, मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में विवेक खंड में हूं। जॉन वास्को स्कूल है और ये पॉश एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटीज़ के बहुत ही पुख्ता इंतजाम है। जो पुलिस है यहाँ पर मौजूद है, जो सेंट्रल की फोर्सेस हैं, जो सशस्त्र सीमा बल के जवान हैं, वो यहाँ सुबह से तैनात हैं। ये एहसास करा रहे हैं वो वोटर्स को कि उनको पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि एक पूरी तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान हो सके। ये पॉश इलाका है, हम देख रहे थे सुबह जैसे ही यहाँ पर लाइन लगी हुई थी और तमाम जो वोटर्स हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हों या जो आम लोग हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं, लाइन लगा के अंदर गए। यहाँ पर उनकी वोटिंग चल रही है। जो जिला प्रशासन की ओर से कोशिश की गई है कि जो भी वोट दे के लोग निकलेंगे और उनसे वो मत वृक्ष लगवाएंगे, एक ट्री उनके ट्री प्लांट करवाएंगे और एक अलग संदेश देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग जो सुबह वोटिंग के लिए आए हैं वो भी जुड़े हुए हैं और हम इनसे बात कर लेते हैं। सर, आप बताएं कि इतनी सबसे पहले आप पहुंचे यहाँ। जी, सबसे पहले मतदान, फिर जलपान, यही हमारा लक्ष्य है। और इसी के साथ सभी 9 जिले के अंदर जो 59 सीटों में होने वाला मतदान है अवध क्षेत्र के अंदर, प्रभु श्री राम के चरणों में अपना कमल के ऊपर वोट लगा करके हम करेंगे। जी, और ये जैसा मैं बता रहा हूँ, ये VIP बूथ है और योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मोहसिन रजा आप देख सकते हैं कि वो भी एक भगवा ड्रेस में है यहाँ पर। उनका वोट यहीं पे कास्ट होना है। वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, लिहाजा ये बूथ भी VIP हो जाता है। और चूंकि ये पॉश एरिया है, तमाम बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो यहाँ पर रहते हुए हैं, तो आम जो नागरिक हैं, जो आम वोटर्स हैं, उसी के साथ साथ
जो खास वोटर हैं वो भी इस बूथ पर मौजूद हैं। लिहाजा यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ जो सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जो सशस्त्र सीमा बल है, हमारी सेंट्रल की फोर्स है, वो यहाँ पर मौजूद है। ये एहसास करा रही है वोटर्स को कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सकता है। लखनऊ के बारे में आप बता दूं, 9 विधानसभा सीटें 2017 में 9 में से 8 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज थी। अब भारतीय जनता पार्टी को यही देखना होगा क्या 2017 का उनका जो परफॉर्मेंस था वो उसको कंटिन्यू रख पाते हैं। हमारे साथ मोहसिन रजा भी आ गए हैं। मोहसिन जी, आप बिल्कुल सुबह सुबह यहाँ पर परिवार समेत पहुंच चुके हैं, क्या संदेश दे रहे हैं आज? लोगों को बढ़ चढ़ कर वोट डालना चाहिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और उत्तर प्रदेश उसमें बहुत अहम भूमिका में होता है। हम सबको लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। एक कानून का राज, अपराध मुक्त, आतंकवाद मुक्त उत्तर प्रदेश और भारत हो रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। आज गांव गरीब संपन्न हो रहा है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं। आज महिलाओं में विश्वास है, नौजवानों में विश्वास है कि अगर कोई सरकार है जो हमको आगे ले जा सकती है या ले जा रही है, वो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये इस बार भी हम पिछली बहुमत से आगे जाएंगे, जिस तरह का उत्साह हम उत्तर प्रदेश की जनता में देख रहे हैं। आज भगवा पहने में कोई खास वजह है? ठीक है, आपके पास आएंगे और इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं आज की चुनाव की है, इस चुनाव की बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आप देख रहे हैं, वो वोट डालने पहुंची है। अभी शबाब से हमारी बात हुई थी, अगर शबाब हमारे साथ जुड़े हैं तो हम चाहेंगे कि शबाब इस पर बातचीत करें। देखिए, अब पूरी एक उनकी टीम, एक सुरक्षा घेरा, उसके बीच में मायावती वोट डालने जाते हुए, और बड़ा नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति का, सूबे की वो मुख्यमंत्री रही, एक बार नहीं कई बार उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और आप देख भी पा रहे हैं 4 बार वो यूपी की मुख्यमंत्री रही हैं। इस बार माना जा रहा है कि बीएसपी थोड़ी साइलेंट है, लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने आखिर के 20 से 25 दिनों में प्रचार प्रसार की कमान संभाली, ये कई सीटों पर चुनौती देती हुई नजर आ रही है अन्य राजनीतिक दलों को। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें। बिल्कुल जीनत, और जो साइलेंट शब्द का आपने इस्तेमाल किया उस पर अपने दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये भी खबरें जो आई हैं। शबाब हमारे साथ बने हुए, शबाब से ले लेते हैं सवाल। शबाब, तस्वीरें भी दिखाइए, मायावती पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए। और बिल्कुल देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त पोलिंग बूथ के अंदर पहुंच चुकी हैं। हमारे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार। पोलिंग बूथ की जो संख्या है वो 271 है। लखनऊ का ये मध्य विधानसभा क्षेत्र का इलाका है जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती का पोलिंग बूथ है, और सीधे तौर पर बहन कुमारी मायावती इस बार जो पॉलिटिकली एक मैसेज कन्वे कर रही हैं वो यही कर रही हैं कि जो तमाम दूसरे वर्ग के लोग हैं वो उनके साथ जुड़ रहे हैं और सभी तरीके से पॉलिटिकली में जो मजबूती है वो उनके साथ है। फिलहाल ये जो सीट है मध्य, वो भी लखनऊ की बड़ी खास है और मायावती और बसपा के लिए भी एक लिटमस टेस्ट है ये चुनाव, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरी प्रचार की और पूरी चुनाव की जिम्मेदारी मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा के ही इर्द गिर्द रही है, तो बसपा पर एक बड़ा जिम्मा है। और कहा यह भी जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका में रह सकती है, लिहाजा कितनी सीटें बसपा की रहेंगी इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तब देखना खासा दिलचस्प होगा। हालांकि मायावती ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया है और तस्वीरें भी दिखाइए, क्या भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि मायावती पहुंची हैं और आपके इर्द गिर्द हम काफी मौजूदगी देख रहे हैं लोगों की। और देखिए, जो मौजूदगी है इसमें पत्रकारों की मौजूदगी ज्यादा है, आम वोटर कम है। चूंकि मायावती के मूवमेंट में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अलर्ट रहती है, लिहाजा सिक्योरिटी पूरी तरीके से है। और बसपा सुप्रीमो इस वक्त मताधिकार का प्रयोग करके बाहर निकल रही हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मायावती यहां से पोलिंग बूथ से निकलेंगे। होते हैं, जनता देख रही है, क्यों आप सिमी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का बैन हटाते हैं? जनता देख रही है, क्यों आप पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते हैं, जिस पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे 4 बार आक्रमण किया, हजारों सैनिकों ने शहादत दी। जनता देख रही है, जिन्ना ऐसे सांप्रदायिक आदमी को क्यों आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कह रहे हैं? सब जान रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति है। तुष्टीकरण की राजनीति को जनता पहले भी ठुकरा चुकी है और इस बार समाजवादी पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये राजेश्वर सिंह है जो सुबह सबसे पहले, आज का दिन चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है तो आज दिन की शुरुआत उन्होंने की है भगवान के आशीर्वाद के साथ और मंदिर में पूजा करने के बाद देख सकते हैं आपकी चंद्रिका देवी मंदिर का जो बंगला बाजार में मंदिर है वहां पर वो आए हुए हैं। पूजा पाठ के बाद अब वो यहाँ से अलग अलग
बूथों पर जाकर निरीक्षण करेंगे। लेकिन हाँ, एक बार फिर से उनकी ओर से जीत का दावा किया गया है कि इस बार जनता राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट डालने वाली है। लिहाजा राजेश्वर सिंह का जो मुकाबला है, चूंकि अभिषेक मिश्रा से है, तो उनका यहाँ पर यह कहना है कि कोई चुनौती नहीं है, जनता के इन्हें भरपूर साथ मिल रहा है। अनामिका, सी न्यूज़ 18 लखनऊ। बिल्कुल, तो राष्ट्रवाद का मुद्दा, क्योंकि राजेश्वर सिंह जब बोल रहे थे तो कई बार उन्होंने इंटरव्यूज में भी राष्ट्रवाद के मुद्दे का जिक्र किया। पवन गौड़ हमारे साथ हरदोई से जुड़े हुए हैं। पवन, हरदोई में किस तरह से तैयारियां हुई हैं, लोग पहुंच रहे हैं, अग्रवाल परिवार का गढ़ माना जाता है, जरा दिखाइएगा लोगों में किस तरह का उत्साह है, आप किस बूथ पर एग्जैक्ट मौजूद हैं? देखिए, इस समय में हरदोई सदर जो विधानसभा है उसका जो आर्य कन्या जो पाठशाला है उसके बूथ पर मौजूद है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है, आप उन्हें देख रहे हैं तस्वीरों में, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही, बिजनौर से जो है अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करती हैं और उसके बाद दरअसल वो सीढ़ियां चढ़ती रही। और कंचन, अगर देखा जाए एक फीमेल होने के नाते पॉलिटिक्स में इस तरह का एक मुकाम हासिल करना कतई आसान नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। और एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है जीनत कि इस बार कहा जा रहा है बसपा के जितने भी वोटर हैं वो साइलेंट वोटर की भूमिका में रहने वाले हैं। और आज जिन 9 जिलों पर वोटिंग हो रही है उसमें अवध क्षेत्र की जितनी भी जिले आते हैं वहां पर बसपा के तमाम वोटर्स को साइलेंट बताया जा रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है इस समय अपने मताधिकार का उपयोग करके आगे की तरफ निकल चुकी हैं। संभावना थी बहुत कम, शबाब जुड़ते हैं तो हम जरूर पूछेंगे। हालांकि उन्होंने मीडिया से कुछ नहीं कहा, वो जो हैं चली गई गाड़ी में बैठकर, आपने देखा सुरक्षा घेरा भी आपने उनका देखा और बहुत ही कम उनके इस तरह से मूवमेंट्स होते हैं। लेकिन हाँ, एक जो संदेश गया है वो आपको जरूर समझा देते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अगर सुबह 7:15 अभी हुए हैं, 5 मिनट पहले वो वोट डाल चुकी हैं, अगर वो इतनी सुबह आ सकती हैं तो यकीनन संदेश जो हम ये नहीं कहते कि बीएसपी समर्थकों में बल्कि बाकी लोगों में भी जाता है कि आप भी आइए, आप भी वोट कीजिए। हाँ, बीएसपी का अगर कोई जो वोटर होंगे वो जरूर देखेंगे कि उनकी सुप्रीमो अगर इतनी सुबह आके अपनी जिम्मेदारी संभाल सकती हैं कंचन, तो उन्हें भी बाहर आना चाहिए, वोट करना चाहिए, बढ़ चढ़ कर वोट करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें बसपा सुप्रीमो मायावती की आप देख रहे हैं। और आज एक एक करके जैसे ही दिग्गज पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं, न्यूज़ 18 आपको वो तस्वीरें सबसे पहले दिखाएगा। फिलहाल देख रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की तस्वीर है। आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है, 9 जिलों के 59 सीटों पर पड़ रहे हैं वोट। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बढ़ चढ़कर उत्तर प्रदेश वासी जो हैं और खासकर इन 9 जिलों पर आने वाले जितने 2 करोड़ 14 लाख जो लोग हैं वो आज इस मतदान के उत्सव में हिस्सा लेने वाले हैं, क्योंकि 624 जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत आज दांव पर है। बिल्कुल, मायावती को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बिजनौर से राजनीतिक करियर की वो शुरुआत करती हैं। उसके बाद 90 के अगर आप राजनीति देखें, उत्तर प्रदेश की उथल पुथल का दौर था, बीजेपी के सहयोग से वो सरकार बनाती है और पहली बार मुख्यमंत्री बनती है। 1995 में मुख्यमंत्री बनने का उनको मौका मिलता है। छवि जो है वो एक मजबूत, और आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उनके शासन की काफी तारीफ होती है। प्रशासन के साथ साथ गठबंधन को लेकर भी वो उनके अपने रूल्स हैं, वो सख्त रहती हैं। दूसरी दफा उन्होंने 21 मार्च 1997 से लेकर 20 सितंबर 1997 तक उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। और उसके बाद तो आप देखिए वो एक ग्राफ जो होता है एक लीडर का, वो चढ़ता ही रहा। उनकी अपनी शर्तें, अपने उसूल हैं, अपना तरीका है और कभी भी अगर वो अलायंस करती हैं तो अपने ही उनके नियम है। फिर 2007 में वो जब मुख्यमंत्री बनती हैं तो उसके बाद भी जो उनका शासन है, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वो हमेशा सरकारों को घेरती हैं और वो कहती हैं कि बसपा के शासन से सीखने की बाकी दलों को सख्त जरूरत है। और कंचन, जो हम बात करते हैं साइलेंट वोटर्स की, कई राजनीति के पंडित तो ये भी कहते हैं कि बीएसपी साइलेंट है, लेकिन इसका मतलब ये मुझ में जज्बा भी है। आपके फादर से इस रायबरेली सदर विधानसभा सीट में अखिलेश सिंह जी को लेकर के भावनात्मक लगाव हमेशा से रहा है। अगर वो इंडिपेंडेंट भी लड़े तब भी जीते, पीस पार्टी से लड़े तब भी जीते और कांग्रेस से लड़े तब भी जीते। तो आप अपनी सभाओं में लगातार मैं देख रहा था कि कमलेश जी भी कॉन्टिन्यूसली भावनात्मक अपील करते हुए नजर आए। तो आपको लगता है कि अखिलेश जी से जो जुड़ाव रायबरेली की जनता का रहा है वही जुड़ाव आपके साथ भी रहेगा? आई थिंक ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक और ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी भी महसूस कर रही है कि उनके भैया के बिना ये पहला चुनाव है। और जितनी मेहनत मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरी टीम ने और मेरी पब्लिक ने फॉर दैट मैटर इस बार करी है, शायद ही कभी इतनी मेहनत हुई होगी। तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो रायबरेली सदर से आपको बताएं कि अदिति सिंह इस बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। सोचिए,
93 से 2017 तक इनके पिताजी थे कांग्रेस की टिकट पर हमेशा जीतते आए हैं और 2017 में जब इन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा तो ये भी जीती, लेकिन इस बार पूरी तरह से अपना खेमा बदलते हुए कांग्रेस से सीधे आ गई हैं बीजेपी पार्टी में और वोट बीजेपी को देने की अपील की जा रही है। तो बीजेपी की टिकट पर इस बार अदिति सिंह, इनको आप सुन रहे थे, लेकिन आप जो तस्वीरें देख रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की देख रहे हैं। देखिए एक बहुत बढ़िया संदेश यहां से जाता है और लगातार जो हम प्रचार के दौरान तमाम नेताओं, राजनेताओं और दिग्गजों के मुंह से सुन रहे हैं कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, उस बात को सही साबित करती हुई तस्वीरें हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ अजीत सिंह कटारिया जी हैं, उनकी से एक रिएक्शन ले लेते हैं इसके ऊपर। अजीत सिंह जी, हम बसपा सुप्रीमो मायावती की तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए 7 बजे हैं और सबसे पहले उनकी तस्वीरें आई हैं। अजीत जी, ये साफ दर्शाता है कि यहां पर पहले मतदान ही होगा, उसके बाद जलपान होगा। देखिए ये बहुत ही सुंदर तस्वीर है और बहुत अच्छा संदेश है उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए कि कितनी वरिष्ठ नेत्री जो है वो सुबह 7 बजे अपना मतदान करके और लोगों को एक अच्छा संदेश दे करके गई है। तो मैं भी आपके टीवी के माध्यम से सभी जितने भी मतदाता हैं, आज जिस बार चुनाव है जहाँ जिलों में, मैं उनसे सबसे अपील करूंगा कि मायावती जी से सीख करके अपना मतदान जरूर करे, किसी भी हालत में कोई काम छोड़ना पड़े, अपना मतदान करने के बाद ही अपना जलपान सवाल करे। जो मैं आपसे लेना चाहूंगी, अवध की लड़ाई और मुख्य रूप से 118 सीटें जिसमें से 90 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीती थी, इस बार ये चौथा फेज आपको क्या लगता है कितना चैलेंजिंग रहने वाला है, विशेष तौर पर बीजेपी के लिए? देखिए इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि किसानों का एक मुद्दा बहुत बड़ा रहा है, जिसमें अभी चुनाव है आज, जिसमें लखीमपुर खीरी, जिसमें अजय सिंह टैनी जो गृह मंत्री हैं प्रदेश के हमारे, उनको बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि उनके बेटे को अभी ताजा जमानत मिली है और किसानों में बड़ा रोष है। किसानों में जैसे पीलीभीत है, हरदोई है, सीतापुर है, वो एरिया किसान बाहुल्य एरिया है और उसमें किसानों का बहुत बड़ा रोल है वोट देने में। और किसान जो है वो आज जी अजीत जी लौटेंगे आपके पास। फिलहाल अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि मोहसिन रजा जब वोट डालने के लिए पहुंचे तो हमारे सहयोगी से उन्होंने बात की है, आइए सुनते हैं उन्हें। था वो उसको कंटिन्यू रख पाते। हमारे साथ मोहसिन रजा भी आ गए हैं। मोहसिन जी, आप बिल्कुल सुबह सुबह यहाँ पर परिवार समेत पहुंच चुके हैं, क्या संदेश दे रहे हैं आज? लोगों को बढ़ चढ़ कर वोट डालना चाहिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और उत्तर प्रदेश उसमें बहुत अहम भूमिका में होता है। हम सबको लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। एक कानून का राज, अपराध मुक्त, आतंकवाद मुक्त उत्तर प्रदेश और भारत हो रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। आज गांव गरीब संपन्न हो रहा है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं। आज महिलाओं में विश्वास है, नौजवानों में विश्वास है कि अगर कोई सरकार है जो हमको आगे ले जा सकती है या ले जा रही है, वो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये इस बार 10 तारीख को वोट गिरा जाएगा तो प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी और फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, अंतिम सवाल है, प्रियंका गांधी जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाती हैं, क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश में क्या दृश्य है जो आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है, इन चरणों में भारतीय जनता पार्टी कहाँ पर है? भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे है और स्वीप कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप देख रहे होंगे कि इस चुनाव में बहन मायावती जी साइलेंस हैं पूरी तरीके से और बोल नहीं रही हैं। बसपा का भी वोट जनहित में और सुविधाओं के आधार पर बीजेपी को मिल रहा है और कांग्रेस तो बिल्कुल साफ है और कोई भी लड़ाई में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है, एक तरफा वोट है भाजपा के पक्ष में। सांसद के कामकाज का असर जो विधायक प्रत्याशी होता है सीधे उस पर जाता है, तो क्या लग रहा है, पत्नी भी चुनावी मैदान में है और आप मोहनलालगंज से सांसद हैं, कितना कुछ आपके कामकाजों का असर रहेगा उस सीट पर? पूरा रहेगा और पत्नी भी मेरी जनहित में लोगों के साथ घुल मिल के रहती हैं। किसी को भी जनता को ये आभास नहीं होता है कि वो अपने सांसद से मिलने जा रहे हैं या विधायक से मिलने जा रहे हैं। उनको लगता है हम अपने परिवार में बात करने जा रहे हैं। लोग अधिकार स्वरूप हमसे बात करते हैं, उनके काम करते हैं, उसका बड़ा असर है और इसीलिए फिर से जयदेवी कौशल बहुत प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। तो ये थे कौशल किशोर जी, ये सांसद हैं मोहनलालगंज से और इनकी पत्नी अभी वोट कर रही हैं, इसी बूथ में वो मौजूद हैं और वो देखिए निकल के आ गई हैं। मैम, आप खुद इस बार चुनावी मैदान में हैं, क्या लग रहा है कि सर के कामों का कितना फ़ायदा आपको मिलेगा? वो आपके सांसद भी हैं, आपके पति हैं, मोहनलालगंज से सांसद हैं, केंद्र में राज्य मंत्री हैं। देखो बहुत सा फायदा है
इस सरकार में जो कभी काम नहीं हुआ है, सपा की बसपा की किसी सरकार में नहीं हुआ है, वो काम हमारी वो तैयार रहे थे तो वहाँ दूसरे लोगों को टिकट दे दिया, तो मुस्लिम समाज तो उनसे वैसे ही नाराज है, तो उनको वोट कैसे दे देगा। ये भी दावा किया जा रहा है कि जाटो वोट भी इस बार अखिलेश यादव। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे समाज का वोट तो बहुत दूर की बात रही, उनको अपने यादव समाज के बारे में सोचना चाहिए कि वो वोट उनको पूरा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आपको क्या उम्मीद है? अम्बेडकरवादी हो गए। अरे भाई साहब, अखिलेश जी कह रहे हो अम्बेडकरवादी हो गए। यदि वो अम्बेडकरवादी होते तो बाबा साहब के नाम से जो हमने जनहित की अनेकों योजनाएं बनाई हैं, तो उन योजनाओं के नाम वो नहीं बदलते जब वो सत्ता में थे। और इतना ही नहीं, भदोही जिले का नाम हमारी सरकार ने संत रविदास जी के नाम से रखा था, वो तो नाम उन्होंने बदल दिया, भदोही कर दिया। तो ये नकली अम्बेडकरवादी है, असली नहीं है। नकली। बीएसपी को क्या उम्मीद है कि 10 मार्च के जो नतीजे आएंगे वो कैसे होंगे? बीएसपी को पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी सन 2007 की तरह इस बार अपना रिजल्ट लाएगी, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी और अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएगी। ठीक है। ये जो अभी तो सपा जो सरकार बनाने के सपने देख रही है, इनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है तो सपा सरकार के दौरान सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों का हुआ है, पिछड़ों का हुआ है, और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ गरीबों का हुआ है, और अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज का भी उत्पीड़न बड़े पैमाने पर हुआ है। तो अभी तो वो सब केवल बयानबाजी से ही उनके जो फॉलोवर्स हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनके दिमाग खराब हो गए। अभी तो वो सत्ता में भी नहीं आए हैं और आने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि जनता यूपी की सब देख रही है कि सपा जब जब पावर में रही है तो यहाँ गुंडागर्दी, माफियागर्दी, जुल्म जाति और गरीब लोगों के ऊपर उत्पीड़न चरम सीमा पर रहा है, और दंगे भी खूब हुए हैं। मुजफ्फरनगर का कांड इस बात का जीता जागता उदाहरण है, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इसलिए समाजवादी पार्टी को तो यूपी की जनता रिजल्ट आने से पहले नकार चुकी है, यूपी की जनता, क्योंकि उनको मालूम है कि सपा शासन का मतलब है गुंडा राज, माफिया राज, ये मालूम है यूपी की जनता को। तो ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैम एक वीडियो क्या वो बीएसपी के बारे में नहीं, उनको अपने बारे में बताना चाहिए, उनकी हालत क्या है। उनके चेहरे बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया के चेहरा बता रहा है, चेहरा उतरा हुआ है उनका, उनके जो अनुयायी है उनका उतरा हुआ है। और अभी से आपने देखा होगा कि कितने उनकी पार्टी के लोग बड़े दुखी हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं तो वो बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ में हैं। कल भी मैंने देखा कि कल या परसों कि वो उनके खिलाफ काफ़ी हेलीकॉप्टर को घेर लिया था उन्होंने। तो हालात बड़े ख़राब हैं समाजवादी पार्टी के। अब वो बेचारे कुछ तो बोले जो थोड़ा घना वोट तो उनको मिल जाए, तो इसलिए वो कहते फिर रहे हैं। उनके चेहरे बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके मुखिया के चेहरे बता रहे हैं कि उनकी हालत जब रिजल्ट आएगा बहुत खराब जनता के सामने आने वाली है। मैडम क्या देख रही हैं, क्या ये क्या विधानसभा कैसी देख रहे हैं? जो लग रहा है जब रिजल्ट आएगा तो बीएसपी को सन 2007 की तरह एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी। और खास तौर से मैं मीडिया का कसूर नहीं बता रही, एजेंसी वाले लोग जो सर्वे अभी तक दिखाए हैं और मीडिया ने दिखाया, मैं मीडिया की कसूरवार नहीं हूँ, उनको कसूरवार नहीं ठहराती हूँ। जो एजेंसियों ने अभी सर्वे दिखाए हैं तो मैं समझती हूँ ये सन 2007 में भी ऐसे ही सर्वे दिखाए थे। जब रिजल्ट आया था तो बीएसपी नंबर 1 पर आई। इस बार भी सर्वे वालों का सर्वे धरा का धरा रह जाएगा और बीएसपी नंबर 1 पर आएगी। ठीक है। आपको 208 मिले थे, उस बार क्या उम्मीद लग रही है? आपको 208 मिले थे 2007 में, क्या लगता है इस बार आगे बढ़ेगी? मैं जो आपको बता रही हूँ बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी, आपको इंतजार करना है। ठीक है, थैंक यू मैडम। थैंक यू।
सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती आज पहली बार इतना ज्यादा खुलकर अखिलेश यादव पर सवाल उठाते हुए, समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाते हुए नजर आई हैं और साफ कहा कि अखिलेश यादव दरअसल सरकार बनाने का, सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं। और देखिए, एक लाइन भी उन्होंने बीजेपी के लिए नहीं बोली है। ऋषभ मणि हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी, उनसे बात कर रहे थे। ऋषभ मणि, समाजवादी पार्टी के ऊपर पूरी तरह से तंज कसते हुए बसपा नजर आ रही है। सुप्रीमो मायावती ने एक एक लाइन समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोली, मतलब बीजेपी को अपने मुकाबले में देख ही नहीं रही है और बहुत तरह से आश्वस्त है कि इस बार 2007 वाला इतिहास बसपा दोहराने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने जब गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू लिया था तो उसमें भी एक अहम सवाल पूछा गया था राहुल जोशी की ओर से कि क्या बसपा कैसा परफॉर्म कर रही है, तो उसमें खुद अमित शाह ने जवाब दिया था कि जो काडर वोट है उनका, खास तौर से जो जाटा वोट माना जाता है, जो मुस्लिम वोट है, वो अभी भी बरकरार है बहुजन समाज पार्टी के पास। उस इंटरव्यू के बाद से ही ये चर्चा बहुत तेज हो गई है कि पिछले 3 चरणों में बसपा ने क्या किया है और आगे के जो 4 चरण बचे हैं उनमें बसपा क्या करेगी। तो आप ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मायावती आज जो कह रही हैं तो कमोवेश वही मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। कल हमने सतीश चंद्र मिश्रा से भी बात की थी तो वो भी ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि 2007 में भी जो एजेंसीज थी, ओपिनियन पोल सर्वेज थे, उन्होंने 37 से 47 सीटें दिखाई थी बहुजन समाज पार्टी को और उनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी थी। कमोवेश वही कहते हुए मायावती भी दिख रही हैं कि वो न्यूज चैनल्स या मीडिया को कसूरवार नहीं ठहराती, लेकिन उन्होंने सर्वे न सिर्फ मायावती बल्कि आपने सतीश चंद्र मिश्रा का जिक्र किया और आपने न्यूज 18 के इंटरव्यू का जिक्र किया। आपके पास आएंगे बाकायदा कौशल किशोर, अभी ही न्यूज 18 के रिपोर्टर ने जब उनसे बात की वो भी ये कहते नजर आए कि बीएसपी का वोट तो उन्हें ही पड़ रहा है। खैर, उन्होंने क्या कहा एक बार हम सुनाते हैं अपने दर्शकों को। वोट डालने से एक देश के, राष्ट्र के प्रति जो अधिकार है उसका एक अनुभूति होती है। वोट डाला, आज फिर से जो है प्रदेश में सरकार बनाने के लिए वोट डालने का काम किया है। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, बीजेपी को वोट दिया है और हमारी सरकार भी जनता के हित के लिए राशन देना, सुविधाएं देना, शौचालय देना, मुफ्त में इलाज करना, ये सारी चीज़ें जो देने का काम हमारी सरकार कर रही है उसके लिए लोग बड़े पैमाने पर वोट कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमपी आप कौशल किशोर को सुन रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने बोला क्लीन स्वीप होने वाला है यहाँ पर इस बार बीजेपी का और पिछले बार वाला ही रिकॉर्ड तोड़ मतदान बीजेपी के पास जाएगा। लेकिन आप जब बसपा सुप्रीमो मायावती को सुन रहे थे तो सीधे तौर पर उन्होंने जो समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा जीनत, तो उन्होंने कहा कि यादव परिवार अपने यादव बैंक वोट बैंक को संभाले, मेरा वोट बैंक पूरी तरह से सुरक्षित है और 2007 वाला इतिहास दोहराने वाले हैं हम। ठीक, मजेदार ये है कि एक समय पे उन्होंने अलायंस का एक्सपेरिमेंट किया, बकायदा 2019 में फायदा भी माना जाता है कि बीएसपी को ही हुआ। उसके बाद ये इतनी नाराजगी बहुत सवाल खड़े करती है। खैर, पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर, वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आपने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह ही ट्वीट किया था और बाकायदा अपील की थी कि आप वोट कीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज वोटिंग का चौथा दौर है, सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो अपने बहुमूल्य वोट का प्रयोग करें, लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, सब प्रदेशवासी जितने 9 जिलों में जो ये वोटिंग हो रही है 59 सीटों पर, ये लोग बढ़ चढ़ के इस उत्सव में हिस्सा लें और वोट डालें, ये पीएम मोदी की अपील ट्विटर के जरिए उन्होंने ट्वीट करके की है। आप फिलहाल तस्वीरें देख रहे हैं और आपको पूरा लेखा जोखा आज के दिन का हम बता रहे हैं पल पल की तस्वीरों के साथ कि किस तरह से कद्दावर नेता जो हैं पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं मताधिकार का उपयोग करने के लिए। और सबसे बड़ा चेहरा जो इस समय वोट देकर लौटा है वो बसपा सुप्रीमो मायावती का है। ठीक, अजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लगातार जो है हर तरह से चीजें समझ रहे हैं। सबसे पहले तो अजीत जी, रिएक्शन जो मायावती जी ने कहा, जो आपने सुना, वो भी दौर था जब 7 में एक्सपेरिमेंट किया, उसका फायदा हुआ और ये माना गया कि यादव वोट बैंक ट्रांसफर हुआ था बीएसपी को, लेकिन बीएसपी का वोट बैंक ट्रांसफर नहीं हुआ और नुकसान अखिलेश यादव को। लेकिन ये जो आज नाराजगी दिखी है उसे कैसे देखते हैं आप, ये जो आज हमला हुआ है इतना ज्यादा? वो है वो अखिलेश पर हमलावर इसलिए थी कि उनका हो सकता है कि पोस्ट पोल जो है अलायंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी से करना पड़ जाए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि यहाँ हैंग असेंबली हो सकती है। वो सॉफ्ट कॉर्नर भाजपा के लिए रखना चाहती थी ताकि कल को अगर कोई जरूरत पड़े तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में वो जा सके। और
अखिलेश यादव को इसलिए उन्होंने टारगेट किया कि वो यादव वोट, मुस्लिम वोट को जो है अपनी तरफ किसी तरह से जो भी 2-4-5% ले सकती हो, वो उनको इसलिए टारगेट किया मेरा गया। छोटा सा काउंटर सवाल है सर, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक ये माइंडसेट की बात करते हैं हम। एक नेचुरल अलायंस माना जा रहा है कि भाई अगर बीएसपी को वोट देते हैं तो ठीक है, वो बीजेपी के साथ जा सकती है, अगर कांग्रेस को देते हैं तो वो एसपी के साथ आ जाएगी। और ये बहुत सारे राजनीति के दिग्गज ये कह रहे हैं कि इस वजह से इस बार खासतौर से मुसलमानों ने एक मुश्त वोट जो है किसी एक विशेष दल को दिया है। तो क्या ये भी कारण है इस नाराजगी का? निश्चित तौर पर देखिए, मुसलमान जो है आज हिंदू तो बटा हुआ है, जात में बिरादरी में अलग अलग। मुस्लिम वोट जो है वो 90% जो है वो अखिलेश के साथ गया हुआ है, और यादव, उसके अलावा जाट वोट, गुजर वोट, ये सब जो है अखिलेश के साथ गए हैं। इनको किसी तरह से रोका जाए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में कि मुस्लिम जो है मतदाता वो अखिलेश के साथ ना जाए, मायावती जी की तरफ चला जाए, इसलिए मायावती जी अखिलेश को ज्यादा टारगेट करती है। उन्होंने देखो दलितों का भी नाम लिया, उन्होंने गरीबों का भी नाम लिया, और उन्होंने कहा कि रविदास जो नगर मैंने बनाया था उसका नाम भी उन्होंने बदल दिया। तो इस वजह से ये चाहती हैं कि अजीत जी, लेकिन हम यहाँ बसपा सुप्रीमो मायावती की जो बातें सुन रहे थे उसमें उनका बॉडी लैंग्वेज कमाल का था, बहुत कॉन्फिडेंट थी, और उन्होंने बीजेपी के लिए कुछ नहीं बोला, उन्होंने सीधे तौर पर सपा के लिए ही बातें बोली। मेरा सवाल आपसे ये है, जो 21 जिले आते हैं अवध के, उसमें 118 सीटें जो अवध जिले में है, उसमें बसपा विश्वास का वोट है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का वोट है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है, आतंकवाद मुक्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश विकास की धुरी तेजी से चल रही है, अपराधी भाग रहे हैं, नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, महिलाएं हमारी सुरक्षित भी हो रही हैं, सशक्त भी हो रही हैं। तो आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े विश्वास के साथ में इस लोकतंत्र के पर्व को सभी लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के विकास और निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देता रहा है, और हमेशा से हम सब का मानना है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होता है हमारा एक वोट। तो आप हमारे साथ मोहसिन रजा की पत्नी भी है, आप क्या पहले मतदान फिर? मोहसिन रजा को आप सुन रहे थे, हमारे साथ अजीत जी बने हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उनसे मेरा सवाल ये था, अजीत जी आप ठीक कह रहे हैं कि इस बार जो है यहाँ पर मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ज्यादा कड़ा देखा जा रहा है, लेकिन मेरा सवाल मायावती की बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा है। बहुत कॉन्फिडेंट है, यहाँ पर 21 जिले अवध के जो आते हैं उसमें 118 सीटें हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बड़ा वोट बैंक उनका अवध जिले में है। बड़ा फैक्टर यहाँ पर बन सकती है बसपा। उत्तर में बसपा का वोट जो है वो 2007 से 2012 तक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अवध में बहुत ही दलित जो समाज है, जाटव समाज कह लीजिए, वो पूरा का पूरा बसपा की तरफ रहा है, और इनकी बॉडी लैंग्वेज इसलिए वो है कि ये और आप लगातार जो है सक्रिय रही, गांव-गांव गई, वो हर जगह कैंप कर रही है। मेरा क्षेत्र, मैं अभी नहीं गांव-गांव जा रही, मैं पूरे 5 साल, आप मेरे किसी से पूछ लीजिए या मेरी कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल या न्यूज क्लिपिंग्स उठा के देख लीजिए। स्टॉप, आई मीन आई वांट टू से दिस टू ऑल मीडिया पीपल, स्टॉप सेइंग कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। या कांग्रेस का कुछ नहीं बाकी है। आप बाकी पार्टियों के बारे में एक बार को पूछ भी लेंगे तो मैं अग्री करूंगी। पिछली बार मेरी सीट पे 2nd नंबर पे बसपा थी, सपा है, और भी बहुत सारी पार्टीज हैं। तो ये कांग्रेस का गढ़ कहना बंद करिए। जब से प्रियंका जी आई हैं 2019 में, उन्होंने लोकसभा भी लड़ा था, उसके पहले तो फिर भी शायद 2 सीट थी, तो एक पे रह गई। तो व्हाई यू कॉलिंग इट कांग्रेस कांग्रेस? मैडम आपके फादर के बड़ा दिन है, अदिति सिंह हमारे साथ हैं। अदिति, हाँ बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अब कमल खिलने वाला है पहली बार रायबरेली में। कांग्रेस पार्टी हैड वन 4 सीट्स sorry 2 seats. This time what are you expecting? How many seats Congress could or BJP could win? कांग्रेस और बीजेपी? बीजेपी इज गोइंग टू विन ऑलमोस्ट ऑल सीट्स, एंड कांग्रेस का तो खाता नहीं खुलेगा। आप क्या कांग्रेस का वजूद यहाँ पर संकट में है? कांग्रेस का वजूद रायबरेली में संकट में है? डेफिनेटली वजूद अगर आपको बनाए रखना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, जो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। और अभी आज की 10 तारीख को पता भी चल जाएगा। प्रियंका गांधी ने भी यहाँ पर कैंप किया था। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब आए, क्या लगता है आपको गांधी परिवार का कोई असर नहीं रहने वाला है? राहुल गांधी जी नहीं आए थे, प्रियंका जी 2 दिन के लिए आई थी महज, और हमेशा वो बस चुनाव के टाइम तो आती ही है, चुनाव के टाइम तो उनको दिखना ही दिखना होता है। अदिति, इस बार के चुनाव में महिला वोट बैंक पर बहुत भरोसा है बीजेपी को और आपको? डेफिनेटली भरोसा किस आधार पे? काम के आधार पे भाई साहब।
मैडम, काम के आधार पे पिछले 30 साल से मेरे आदरणीय पिताजी यहाँ से विधायक रहे, सोली बेस्ड ऑन वर्क, और किसी चीज के आधार पे यू कैन नॉट काउंट ऑन एनीथिंग एल्स बट योर ओन वर्क। आपके वादे और दावे क्या हैं रायबरेली की जनता के? हमेशा अपनी जनता को सेफ रखना, सुरक्षित रखना। आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्रतिद्वंदी मैदान में हैं जो खुद अभी जेल से छूट के आ रहे हैं। ऐसे लोगों को तो समाजवादी पार्टी ने टिकट दी है, जो खुद हिस्ट्री शीटर्स हैं, आउट ऑन बेल ऑन मर्डर चार्जेस। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना मुझे इस चीज से गुस्सा भी है और कितना मैं आक्रोशित हूँ इस चीज को लेके, और कितना अपने शहर को सुरक्षित रखने का मुझ में जज्बा भी है जब ऐसे प्रत्याशी। रायबरेली सदर विधानसभा सीट में अखिलेश सिंह जी को लेकर के भावनात्मक लगाव हमेशा से रहा है। अगर वो इंडिपेंडेंट भी लड़े तब भी जीते, पीस पार्टी से लड़े तब भी जीते, और कांग्रेस से लड़े तब भी जीते। तो आप अपनी सभाओं में लगातार मैं देखा था कि कमलेश जी भी कंटिन्यूअसली भावनात्मक अपील करते हुए नजर आए। तो आपको लगता है कि अखिलेश जी से जो जुड़ाव रायबरेली की जनता का रहा है वही जुड़ाव आपके साथ भी रहेगा? आई थिंक ज्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक और ज्यादा अपनी जिम्मेदारी भी महसूस कर रही है कि उनके भैया के बिना ये पहला चुनाव है, और जितनी मेहनत मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरी टीम ने और मेरी पब्लिक ने फॉर दैट मैटर इस बार करी है, शायद ही कभी इतनी मेहनत हुई होगी। तो बहुत अच्छा सपोर्ट है पब्लिक का। वोटिंग मैन के लिए मौजूद है अदिति सिंह। मैडम, ये बताइए आप क्या वादे और दावे करती हैं रायबरेली की जनता से? थोड़ा सा बताएं ना मैडम प्लीज। Let me go pray, please, before my election. This is my house. Okay. I will not come to your house. What do you want to think? It's my election. पूजा करने जा रही थी शायद, वो ये कह रही थी। लेकिन हाँ, आदित्य सिंह को आपने सुना, रायबरेली में 2 सीटें कांग्रेस के पास आई थी और फिर दोनों विधायक बीजेपी में चले गए थे। बहुत ज़्यादा आश्वस्त नजर आई और काम को लेकर, और एक बहुत गंभीर और बड़ी बात कही कि कांग्रेस का वजूद जो है वो खतरे में है। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी। अनामिका, आप किस पोलिंग बूथ पर, आप कहाँ पर हैं ज़रा बताइएगा, और तस्वीरें ज़रा दिखाइएगा। और लखनऊ विशेष तौर पर इस बार चर्चा में है। देखिए, लखनऊ हमेशा से ही सियासत का केंद्र रहा है पूरे प्रदेश के लिए। कहते हैं कि लखनऊ से ही पूरा प्रदेश चलता है, लिहाजा जो संदेश यहां से जाएगा वो पूरे प्रदेश में जाएगा। और शायद यही वजह है कि इस बार सरकार के बहुत सारे मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। सिर्फ लखनऊ की अगर बात की जाए तो मैं भी एक ऐसी पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ। हालांकि ये इलाका लखनऊ मध्य में आता है, और अगर लखनऊ मध्य इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर लड़ाई बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इस बार इसी सीट से एक वक्त पर ब्रजेश पाठक चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार वो कैंट इलाके से हैं। लेकिन इस बार बीजेपी की ओर से रजनीश गुप्ता मैदान में है, समाजवादी पार्टी की ओर से रविदास मेहरोत्रा मैदान में है। लेकिन इसके पहले जो बूथ की तस्वीरें मैं वो दिखा दूँ, ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखिए, तो यहाँ पर प्रॉपर सेल्फी लेने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक संदेश दिया गया है, वोटिंग इज नॉट ओनली आवर राइट, इट इज आवर पावर। व्हेन वी वोट वी एक्सरसाइज आवर पावर टू चूज, टू स्पीक अप एंड टू स्टैंड विद दीज हु सपोर्ट अस एंड ईच अदर्स। यानी कि ये संदेश देकर के प्रयास ये है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो एक बड़ा संदेश जाके बाकियों को भी दे। कुछ देर पहले मुझे बड़ी अच्छी तस्वीर दिखाई दी, यहाँ पर 84 साल के बुजुर्ग जो थे वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलकर आ रहे थे। ऐसी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपके पास आते रहेंगे, और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता बने हुए हैं, हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं, और जीनत भी मेरे साथ स्टूडियो में बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं इस महा कवरेज में।